ठीक है बेटा, मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है। तो हम देख रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, उसके बाद मैंने लेक्चर दोबारा से उसको तोड़ कर बनाया है। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेजाइटल प्लेन कर्व्स में मैं आपको पहले बता चुकी थी, सर्वाइकल लॉर्डोसिस 20 to 40% होता है, थोरेसिक काइफोसिस हमारे पास 20 to 40% होता है, यानी एंगल्स होते हैं, डिग्रीज होती हैं, और लंबर लॉर्डोसिस भी 30 to 50 डिग्रीज हमारे पास होता है। सक्रल काइफोसिस भी ऐसा ही है। अब देखें, नॉर्मल कर्व है तो काइफोसिस आ रहा है, और अगर एबनॉर्मल होगा तो काइफोटिक आएगा। ये तो आपको पता था ना? दैट्स गुड। यस मैम। जी, रीजन्स ऑफ द स्पाइन में अगर हम देखें तो सर्वाइकल में अपर सर्वाइकल हमारे पास होती है C1 C2। C1 C2 को हम अपर सर्वाइकल क्यों कंसीडर करते हैं और लोअर सर्वाइकल C3 C7 को क्यों कंसीडर करते हैं? कोई बताएगा इसका रीजन? बहुत अच्छा और साइंटिफिक रीजन है। हम क्वेश्चन रिपीट करें। क्वेश्चन ये है कि बेटा सर्वाइकल को हमने दो रीजन्स में क्यों तोड़ा है, अपर सर्वाइकल और लोअर सर्वाइकल में ही क्यों तोड़ा हमने, C1 C2 C3 C7? मैम वो ए टिपिकल शायद है ना, C1 और C2 और बाकी टिपिकल है, इसीलिए है। तो C7 भी ए टिपिकल। हाँ, तो फिर हमने क्यों तोड़ा, बताएं। शायद यही रीजन हो, C1 और C2 ए टिपिकल हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं मिलती बैठने नहीं, से। इसका एक बायोमैकेनिक्स का रीजन है। तो ये बायोमैकेनिक्स वाला जो रीजन है ना, ये तो आपने अभी स्पाइन पढ़े हो ना आप लोग बायोमैकेनिक्स में। तो आप जब सर्वाइकल थोरैसिक स्पाइन की इनकी पढ़ोगे, वर्टिब्रीज की बायोमैकेनिक्स, तो आपको क्लियर हो जाएगा। अपर सर्वाइकल लोअर सर्वाइकल को हमने दो में डिवाइड क्यों मैम किया। हम पढ़ चुके हैं, पढ़ चुके हो? बट ये बात बहुत नहीं बताई। बट हमें शायद लगता है कि C1 और C2 ज्यादा एबल होते हैं मूव करने के, नहीं, मैं आपको मोबिलिटी बताती हूँ ज्यादा क्यों। होती है। हाँ, मोबिलिटी नहीं, मूवमेंट की बात है। देखिए, C1 C2 पे और C3 C7 की दोनों की मूवमेंट्स में जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, मूवमेंट की डायरेक्शन पे जमीन आसमान का फर्क है। आपको पता है ना, मेजर मूवमेंट करने से पहले हमारी वर्टिब्रीज या हमारी बोन्स आपस में माइनर माइनर ग्लाइडिंग करती हैं। जब तक हमारे पास आर्थोकाइनामेटिक्स, तब तक हमारे पास ऑस्टियोकाइनामेटिक्स नहीं होता। और आर्थोकाइनामेटिक्स क्या है? ग्लाइड, स्लाइड, रोल, ये है ना। एग्री मेरी बात पे? यस मैम। जब तक आर्थ्रोकाइनामेटिक्स नहीं होता ना, तब तक हमारे पास मेजर मूवमेंट्स यानी ऑस्टियोकाइनामेटिक्स, कौन सी मूवमेंट है, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन, एडक्शन, रोटेशंस, ये नहीं होती हैं। तो आर्थोकाइनामेटिक्स C1 C2 पे डिफरेंट है, C3 और C7 पे डिफरेंट है, क्योंकि इनकी एनेटमी डिफरेंट है, इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। स्ट्रक्चर डिफरेंट होने की वजह से बेटा इनकी आर्थ्रोकाइनामेटिक्स डिफरेंट हो जाती है, जिसकी वजह से इनके, ऐसे समझ लें, C3 C7 पे अगर ग्लाइडिंग ग्लाइडिंग मोशन C3 C7 पे फ्लेक्शन एक्सटेंशन करवा रही है ना, तो C1 C2 पे ग्लाइडिंग मोशन एबडक्शन एडक्शन करवा रही होती है। तो मतलब आर्थोकाइनामेटिक्स दोनों का डिफरेंट है, और दोनों आर्थोकाइनामेटिक्स स्ट्रक्चर की वजह से ऑस्टियोकाइनामेटिक्स चेंज हो जाती है। यानी ग्लाइडिंग स्लाइडिंग रोलिंग की वजह से, स्ट्रक्चर की वजह से इनकी फ्लेक्शन एक्सटेंशन रोटेशन पैटर्न चेंज हो जाता है। इस वजह से हमने सर्वाइकल को दो में डिवाइड कर दिया है बायोमैकेनिक्स के हिसाब से। आपको पॉइंट क्लियर हुआ? बायोमैकेनिक्स में जब इसका प्रैक्टिकल मैम होगा तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जी, सैक्रल काइफोसिस भी 30 to 50 डिग्री होगा। सक्रियल काइफोसिस भी 30 to 50 डिग्री होगा। सक्रियल काइफोसिस नहीं बेटा, क्योंकि ये फ्यूज है, इसमें एंगल्स नहीं बनेंगी। सॉरी, इसमें एंगल्स नहीं बनेंगे, ये फ्यूज्ड है सक्रियल काइफोसिस। मैं आपको बताऊं, फ्यूज है, एंगल नहीं बनेंगे, इससे मेरा क्या मुराद, इससे मेरी ये मुराद है कि अगर इनके दरमियान में, वर्टिब्री के दरमियान में मूवमेंट पॉसिबल नहीं है ना। देखो, सक्रियल की 5 हैं और पांचों आपस में फ्यूज हैं। अगर उन 5 के अंदर आपस में कोई मूवमेंट नहीं हो रही ना, तो उनका एंगल भी नहीं बदलेगा। अब देखें ना आप, चार बॉक्सेस हैं, उनको पहले आप खोल के रखो, यानी एक के ऊपर एक बॉक्स रखो और फिर उस बॉक्स को हल्का सा हिला दो, चारों बॉक्स डिफरेंट डायरेक्शन में गिर जाएंगे। ऐसा ही होगा। लेकिन उन चारों को आप क्या करो, टेप करो, जोड़ दो, गम लगा के जोड़ दो उन चारों को।
अब जब आप उसको हिलाओगे ना तो वो चारों अलग अलग डायरेक्शन में नहीं गिरेंगे, एक साथ एक ही जगह पे गिरेंगे। ऐसा ही है। तो सक्रियल फ्यूज होने की वजह से इनके अंदर एंगल नहीं बनता, ये जहां जाएंगी ना चारों एक साथ ही जाएंगी। तो फिर लॉर्डोसिस के एंगल से, काइफोसिस के एंगल से, सर्वाइकल के एंगल से, थोरेसिक लंबर के एंगल से सक्रियल का एंगल चेंज होता है। सक्रियल का खुद से एंगल चेंज नहीं होता कभी भी। आपको मेरी बात अब समझ आई? यस मैम, क्लियर है। बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि सक्रियल जुड़ी हुई है ना, तो जुड़ी हुई चीज जहां भी गिरेगी, जिस तरफ भी जाएगी, इंटीरियर जाए पोस्टीरियर जाए, ज्यादा वेट की वजह से, तो वो एक साथ जाएगी। लेकिन लंबर थोरेसिक सर्वाइकल के अंदर भी मूवमेंट पॉसिबल है, इसलिए ऐसा होता है थोरेसिक की अपर सिक्स फ्लेक्शन में चली जाती हैं और जो लोअर सिक्स हैं वो स्ट्रेट हो जाती हैं। इससे क्या होता है? इससे हंच बैक होता है, कुब निकलता है, बंदा कुबड़ा हो जाता है। आपको मेरी बात समझ आई? चलें फिर आगे चलें। शीला, आपको क्लियर हो गया? आगे चलें। जी जी मैम। चलें ठीक है। रीजन ऑफ द स्पाइन वही बात हो गई, मैंने कहा अपर सर्वाइकल लोअर सर्वाइकल क्यों होगा? क्योंकि बेटा इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, इनकी बायोमैकेनिक्स डिफरेंट है। स्ट्रक्चर डिफरेंट की वजह से क्या होता है, जहां पे उसकी ग्लाइडिंग होनी है लोअर में, वहां वही ग्लाइडिंग ऊपर वाले में स्लाइडिंग शो कर रही है। तो आपको पता है ग्लाइडिंग के साथ फ्लेक्शन एक्सटेंशन है, स्लाइडिंग के साथ आपकी है एबडक्शन एडक्शन, और रोलिंग के साथ आपकी क्या है? रोटेशन है। ऐसा ही है ना? चलें, थोरेसिक में है T1 टू T12। ठीक है, ये सारी पॉइंट्स जो हैं बेटा आपकी वो बायोमैकेनिक्स की पॉइंट्स हैं, इसलिए हम इसमें इतना डीप नहीं जाते। फिर भी आपने पूछना हो तो पूछ लीजिएगा। लंबर में है L1 L5। ठीक है, और सक्रो कॉक्सीजियल में 9 होती हैं, मतलब 5 सक्रल की 4 कॉक्सीजियल की, लेकिन ये सारी की सारी होती हैं फ्यूज। तो इन सब में हमें एंगल तो नहीं मिलता, लेकिन इन सब में फर्क बहुत पड़ता है। जैसे यहीं से हिसाब लगा लो, अगर मैं लंबर को खींच के बेटा सीधा कर दूं, मैंने लंबर को खींच के सीधा कर दिया, तो आपकी ये जो नोक है, ये नोक आगे आ जाएगी, जिस तरफ एरो बना है उस तरफ आ जाएगी। ऐसा है। तो जब ये नोक आगे आ जाएगी बेटा, तो मतलब कि लंबर के स्ट्रेट होने से नोक आगे आ गई, यानी कॉक्सीजियल को फर्क पड़ा है। कोई ना कोई कर्व टेढ़ा या सीधा होने से कॉक्सीजियल को फर्क पड़ता है, लेकिन साथ पड़ता है। ऐसा नहीं होता आधा सक्राम आगे आ गया और आधा सक्राम अपनी जगह पे ही है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, चलें जी, स्पाइनल कॉर्ड का इंटरनल स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। आप लोगों को मेरी आवाज भी मेरे ख्याल से क्लियर आ रही होगी और नेट का इशू भी नहीं है, ऐसा ही है? यस मैम। यस मैम। चलें, गुड। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड अगर मैं देखूं तो ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द एडल्ट स्पाइनल कॉर्ड शो व्हाइट मैटर इन द पेरिफेरी और ग्रे मैटर इनसाइड। ये बात मैं आपको अभी वीडियो में भी दिखा चुकी। ग्रे मैटर अंदर होता है, व्हाइट मैटर पेरिफेरी यानी बाहर होता है, सराउंड किया हुआ होता है उसने। ठीक है, और टिनी सेंट्रल कनाल सीएसएफ से भरा हुआ उसके अंदर होता है। यानी बेटा बटरफ्लाई को ड्रॉ करो और बटरफ्लाई के अंदर एक छोटा सा होल बनाओ, तो वो जो टिनी सा कनाल होगा वो सीएसएफ से भरा हुआ होगा और उसको हम कहते हैं स्पाइनल कनाल। ठीक है, उसको हम स्पाइनल कनाल कहते हैं, स्पाइनल सेंट्रल कनाल। ठीक है, अब उसके बाद सेकंड पॉइंट पे आ जाओ कि सराउंडिंग। चलें, इसकी पिक्चर देखो, आपको समझ आ जाएगा। चलें, यहाँ देखें, ये है बेटा क्या आपके पास? ग्रे मैटर। ये आपके पास सराउंडिंग में आ रहा है व्हाइट मैटर, और बीच में आ रहा है आपका पास कनाल आ रहा है जिससे सीएसएफ भरा हुआ है, यानी सीएसएफ स्पाइनल तक जा रहा है, ब्रेन से निकल के स्पाइनल तक जा रहा है इस ट्यूब के जरिए। ये ट्यूब है जो अंदर तक जा रही है, नीचे तक। ठीक हो गया। अब मुझे इसका ये बताएं कि इसकी इंटीरियर साइड कौन सी है और पोस्टीरियर कौन सी है, जल्दी से। वो बताएगा जो इस वक्त नाश्ता करके बैठा हुआ है, जल्दी से बताओ। मैम क्या बताना है? इंटीरियर साइड कौन सी है और पोस्टीरियर साइड कौन सी है स्पाइनल कॉर्ड की? ये कौन सी साइड है? मैम ग्रे इंटीरियर है ना, और वाइट, सॉरी इंटीरियर जो वो है। ये जो डीप आ रही है ये कौन सी डीप है? जो है वो इंटीरियर है और जो शेल्व है वो पोस्टीरियर है। एग्जैक्टली जो नीचे है वो इंटीरियर है और जो पीछे और ऊपर है वो पोस्टीरियर साइड है। क्या बात है, जबरदस्त। सबने नाश्ता किया हुआ है।
So second point is surrounding the canal is a single layer of cell, the epidermal layer. Surrounding the epidermal layer is a gray matter, a region containing cell bodies shaped like a letter H या बटरफ्लाई. जो मैं इतने दिनों से शोर मचा रही हूँ, बटरफ्लाई है स्पाइनल कॉर्ड में. अब यकीन आया कि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर बटरफ्लाई है, ठीक है, और बड़ी प्यारी है. तो इस पूरे पॉइंट का जो मतलब है वो ये है कि जो सेंट्रल कनाल था ना हमारे पास, ये वाला, इस सेंट्रल कनाल की जो बाउंड्री है ना बेटा, उसके अंदर एक सिंगल सेल की लेयर है. जैसे हम लोग मेहंदी में डिजाइन बनाते हैं ना, तो बीच में फूल बनाकर और उसके ऊपर जो हम गोल 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 जिगजैग पत्तियां बनाते हैं, तो समझे वो जो पत्तियां बनी है ना इस कनाल के ऊपर, वो है वो सिंगल सराउंडिंग सेल लेयर, सराउंडिंग सिंगल सेल लेयर, ठीक है. और बीच में है कनाल, और इसके साथ है ये ग्रे मैटर. इस ग्रे मैटर को कई बुक्स लिखती हैं एच शेप्ड मैटर, वाकई में एच है ये, ठीक. और कई बुक्स लिखती हैं बटरफ्लाई. तो कंफ्यूज नहीं होना आपने. अगर कोई कहीं स्पाइनल कॉर्ड का एच दिखाओ तो दिखा देना, और स्पाइनल कॉर्ड की बटरफ्लाई है वो तो दूर से ही नजर आ जाएगी, ठीक है ना. तो कंफ्यूज नहीं होना इससे, और ये पॉइंट क्लियर हो गया. आगे चलें. ठीक है, अब ग्रे मैटर की बातें करते हैं हम लोग ना. कुछ ग्रे मैटर की बातें करते हैं, उसके बाद हम कुछ व्हाइट मैटर की बातें करेंगे, फिर हम मेनिंजीज की बातें करेंगे, है ना. चलें, ग्रे मैटर कैसे होता है. The shape and size of the gray matter varies according to the spinal cord level. ग्रे मैटर का साइज और उसकी शेप वेरी करती है बेटा स्पाइनल कॉर्ड के लेवल के साथ साथ. जैसे मैंने आपसे कहा था कि सर्वाइकल में इनलार्जमेंट होती है, लंबर पे इनलार्जमेंट होती है, थोरेसिक में नैरो होता है, सकरल में नैरो होता है, मतलब लंबर में नैरो होता है, लंबर के एंड में. अब मुझे कोई ये बताएगा, अगर वो नैरो हो रहा है या वो चौड़ा हो रहा है, तो ऑब्वियसली उसके अंदर जो मैटर पड़ा है वो है ग्रे मैटर. तो ग्रे मैटर पे भी तो फर्क पड़ेगा ना, ग्रे मैटर कभी बड़ा होगा कभी छोटा होगा, ऐसा ही है बेटा. हाँ बोला करो जी, बिल्कुल ठीक. तो शेप और साइज जो है ग्रे मैटर का वो वेरी करता रहता है स्पाइनल कॉर्ड के लेवल के साथ साथ. तो अब मुझे कोई ये बताएगा कि सर्वाइकल और थोरेसिक इन दोनों में से ज्यादा ग्रे मैटर किस में होगा. मैम थोरेसिक में. हाँ, क्यों विदेश. नहीं सर्वाइकल. मैम 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 होना चाहिए. ये ज्यादा होते हैं. बिल्कुल, सर्वाइकल की इनलार्जमेंट है, यानी सर्वाइकल में स्पाइनल कॉर्ड फूली हुई है, चौड़ी है बहुत ज्यादा. तो बेटा जब वो बहुत ज्यादा चौड़ी है तो वो अपने अंदर रखे हुए सारे सेल्स, न्यूक्लियस, सबको बड़ा बड़ा करके रखेगी ना, तो इसलिए उसका ग्रे मैटर ज्यादा बड़ा होगा और थोरेसिक का ग्रे मैटर कम होगा. सिंपल है ना. चलिए जी मैम. आगे चलते हैं. एट द लोअर लेवल द रेशियो बिटवीन ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर इज ग्रेटर देन इन हायर लेवल, mainly because lower level contain less ascending and descending nerve fibers. लोअर लेवल पे क्या होता है कि जो रेशियो होता है ग्रे मैटर का व्हाइट मैटर के साथ वो ज्यादा होता है, ठीक है, हायर लेवल में. मेनली बिकॉज लोअर लेवल जो होता है बेटा, लोअर लेवल जो लेवल्स हैं, लोअर लेवल मींस थोरेसिक, लंबर, सकरल, ये लोअर लेवल्स हैं, ठीक है. इनमें असेंडिंग और डिसेंडिंग नर्व फाइबर्स कम होते हैं, ठीक है. इसके अंदर क्या होते हैं, लोकल फाइबर्स ज्यादा होते हैं. लोकल फाइबर्स बेटा मैंने आपको बताया था हमारे रिस्पॉन्स दो जगह से कंट्रोल होते हैं, ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से. लोकल रिस्पॉन्स हमारा स्पाइनल कॉर्ड से कंट्रोल हो जाएगा, जिसे हम लोकल रिफ्लेक्स कहते हैं, ठीक है. और एक सिस्टम है जो हमारा, जिसे एनी हाउ ब्रेन में ही जाना है और ब्रेन से ही रिस्पॉन्स लेना है, उसे हम कहते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक्स. ऐसा ही है ना. तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक्स ऊपर ज्यादा होती हैं और नीचे लोकल फाइबर्स ज्यादा होते हैं, ठीक हो गया. इसलिए इनका साइज ऊपर वेरी करता है, और मतलब ऊपर अलग है और नीचे अलग है. पिक्चर में देखें आपको समझ आ जाएगा. डॉर्सल रूट, अच्छा ये पिक्चर्स तो रूट बता रही है किस तरह. देखो ये है ग्रे मैटर, ग्रे मैटर बटरफ्लाई भी लग रहा है और एच भी लग रहा है. इसके अंदर आ गया सेंट्रल कनाल, सेंट्रल कनाल को सराउंड किया हुआ है किसके साथ, सेल के साथ. अब ये देखें व्हाइट मैटर एक्सॉन फाइबर्स हैं, यहाँ भी और यहाँ भी. अब यहाँ से जो निकलता है उसे हम कहते हैं वेंट्रल रूट, और ये जो बाहर से निकल रही है वो है डॉर्सल रूट. डॉर्सल रूट से जाने वाला है हमारे पास डॉर्सल गैंग्लियन, डॉर्सल नर्व रूट, नर्व या सेंसरी गैंग्लियन, ठीक है. और जो इंटीरियर से आने वाला है वो हमारे पास मोटर भी होगा, वो आने वाला होगा और वो जाने वाला है, वेंट्रल का आने वाला है, ठीक है. तो ये मोटर होगा,
अब इसके अलावा इस पिक्चर में और कुछ खास नहीं है, आगे चलते हैं, दूसरी पिक्चर्स में भी होगा। ग्रे मैटर को यहाँ से ही देख लो। तो बेटा जो ग्रे मैटर है ना, हम उसको भी फर्दर डिवाइड करते हैं, हम ग्रे मैटर को तोड़ते हैं। ठीक है, ग्रे मैटर को तोड़ के हम कहते हैं कि जो पोस्टीरियर हॉर्न होगा, पोस्टीरियर हॉर्न, उसमें होगा पोस्टीरियर ग्रे कॉलम, और जो इंटीरियर हॉर्न होगा वहां पे होगा इंटीरियर ग्रे कॉलम, और पोस्टीरियर और इंटीरियर के दरमियान ये वाला रीजन कहलाता है लेटरल जोन। तो बेटा जो लेटरल जोन में होगा उसे हम कहेंगे या तो इंटरमीडियो या लेटरल ग्रे कॉलम। आपको समझ आया? हमारा ये पोस्टीरियर पार्ट है स्पाइनल कॉर्ड का, ये इंटीरियर पार्ट है स्पाइनल कॉर्ड का, और ये लेटरल पार्ट है। अब पोस्टीरियर स्पाइनल कॉर्ड के हॉर्न में जो पोस्टीरियर हॉर्न होगा उसके ग्रे मैटर को हम बोलेंगे पोस्टीरियर ग्रे कॉलम, और जो इंटीरियर हॉर्न में ग्रे मैटर होगा उसे हम बोलेंगे इंटीरियर ग्रे कॉलम। और जो लेटरल साइड पे हमारा मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला जो एरिया होगा ये हमारा कहलाएगा लेटरल या इंटरमीडिएट ग्रे कॉलम। आ गई बात समझ? इसमें कुछ पूछना है? नहीं? कोई है भी? सब चले गए जी जी मैम। हैं? सब हैं? चलिए अच्छी बात है। 1 मिनट में मीटिंग एंड होने वाली है, जल्दी से मीटिंग को फिर से रीज्वाइन करें, हम इसी पिक्चर से आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इनफैक्ट मैं अभी खुद ही करती हूँ।